हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के बारे में मैं यहाँ काफ़ी चीज़ें बताऊँगा, आप लोग उसे समझिए। सबसे पहले मैं बताऊँगा पेप्टिक अल्सर होता क्या है। व्हाट इज़ पेप्टिक अल्सर? ये कहाँ होता है, क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इस पर बॉडी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। गाइस, पेप्टिक अल्सर डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टमक की एनाटमी। व्हाट इज द एनाटमी ऑफ स्टमक? स्टमक का एनाटमी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। इसके पहले मेरा एक वीडियो लगा है रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस का, मैंने एक वीडियो लगा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने एक आउटलाइन बताया है स्टमक की एनाटमी, फिजियोलॉजी, इसोफेगस की एनाटमी फिजियोलॉजी, आप उसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ इन शॉर्ट। हमें पता है कि हमारी बॉडी में 4 कैविटी होती हैं: थोरैसिक, एब्डोमिनल, क्रैनियल, पैल्विक, 4 कैविटी होती है। पेप्टिक अल्सर स्टमक से संबंधित बीमारी है और स्टमक जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है। अगर हम स्टमक की एनाटमी की बात करें तो इसके इंटीरियर आगे की तरफ इसमें होता है लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, इसके इंटीरियर आगे होता है, और साथ में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। अगर हम पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियर में इसके एब्डोमिनल एरोटा होता है, स्प्लीन होता है, पेनक्रियाज होता है और लेफ्ट किडनी होती है स्टमक के पीछे। स्टमक के ऊपर होता है डायफ्राम और स्टमक के नीचे होता है ट्रांसवर्स कोलोन। हमें पता है कोलोन के कई हिस्से होते हैं: असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। तो जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है वो स्टमक के नीचे होता है। इसके साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। हमें पता है, हम जानते हैं कि ये स्टमक का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसके 3 हिस्से हैं: फंडस, बॉडी और पाइलोरस। नीचे है लेजर कार्वेचर, बाहर की तरफ है ग्रेटर कार्वेचर, ऊपर है इसोफेगस। वहाँ पर एक जॉइंट बनता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्पिंचर। नीचे पाइलोरस से एक जॉइंट बनता है डुओडिनम से, इसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। ये दोनों स्पिंचर हमें पता है बंद हो जाता है जब अंदर खाना होता है, कंटेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, पेप्सिन एंजाइम होते हैं स्टमक के अंदर, HCl जल होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन्स होता है। ये सारी चीज़ें जब अंदर होती हैं और भोजन का जब एक तरह से भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, तो उस समय जब भोजन का अंदर ग्राइंडिंग होती है, मिक्सिंग होती है स्टमक के अंदर, तब और ये कार्डियक स्पिंचर का हिस्सा और नीचे पाइलोरिक स्पिंचर का हिस्सा बंद हो जाता है। ये दोनों स्पिंचर बंद हो जाते हैं ताकि अंदर ग्राइंडिंग मिक्सिंग भोजन का होता रहे, स्टमक के कंटेंट आपस में मिक्स अंदर करते हैं। वो ऊपर इसोफेगस में या नीचे डुओडिनम में नहीं जाते हैं क्योंकि दोनों स्पिंचर बंद रहते हैं। स्टमक की मसल की बात करें तो इसके आउटर, मिडिल और इनर 3 मसल्स होती हैं। जो आउटर मसल्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, जो मिडिल मसल होती है वो सर्कुलर लेयर होती है, जो इनर मसल होती है वो ऑब्लिक लेयर की बनी होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल लेयर आउटर है, सर्कुलर लेयर बीच का है और ऑब्लिक लेयर अंदर की तरफ का है। गाइस, हमें पता है कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है जिसका पीएच होता है 1.5 टू 3.5, और गैस्ट्रिक जूस का पीएच जैसा मैंने बताया 1.5 टू 3.5 होता है, और ये तकरीबन 2 लीटर 2000 ml पर डे ये सिक्रीट होता है नियर अबाउट। कंपोजिशन मैंने बता रखा है गैस्ट्रिक जूस का: HCl है, पेप्सिन्स और बाकी सारे एंजाइम्स हैं। पेप्सिन का काम में आपको पता ही है कि इसका काम होता है प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड में बदलना, और एमिनो एसिड का ये क्या करते हैं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराते हैं। तो प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड में बनाना, ये काम पेप्सिन का होता है। पेप्सिन गैस्ट्रिक कंटेंट है, ये गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। एंजाइम्स पाए जाते हैं, HCl पाया जाता है, बहुत सारे इंट्रिंसिक फैक्टर भी पाए जाते हैं। और उनका काम क्या है ये भी हमें पता है, मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस।
वो HCl सिक्रेट करते हैं, जिनका काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना जो भोजन के साथ चले आते हैं, और साथ में एसिडिफाइज मीडियम बनाना, साथ में स्टॉप द एक्शन ऑफ सैलिवरी एमाइलेज का भी काम गैस्ट्रिक हार्मोन का, गैस्ट्रिक जूस का होता है। यहाँ पर एक गैस्ट्रिक हार्मोन भी होता है, उसके भी फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। गाइस, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज होता है, जो कि गैस्ट्रिक हार्मोन के सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार होता है। ये मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को आउटलाइन बता रहा हूँ। कुछ इसके ऊपर इसोफेगस होता है। इसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो बकोफेरेंजियल कैविटी को स्टमक से जोड़ती है। 25 सेंटीमीटर इस नली का यानी कि 10 इंच लंबी इस नली का जो डायामीटर हो है वो नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर होता है। तो लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है इसोफेगस की, और जो डायामीटर होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है। ये हमने कुछ आउटलाइन आप लोगों को बताया है। अब हम बात करते हैं समस्या। जो समस्या है जिसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर, वो होता क्या है। गाइस, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आप देखिए, मैंने डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन क्या है? अ पेप्टिक अल्सर इज एन एबनॉर्मल एरिया ऑफ म्यूकोसा that has been damaged by the pepsin and hydrochloric acid of gastric juice with consequent inflammation of underlying and surrounding tissue। इनके कहने का मतलब यह है कि जो हमें पता है स्टमक की जो दीवार होती है उसमें 5 लेयर होते हैं। वो 5 लेयर कौन कौन से होते हैं? सबसे अंदर की जो लेयर होती है स्टमक की उसे कहते हैं म्यूकोसा। उससे बाहर की लेयर होती है सब म्यूकोसा। उसके बाहर होता है सर्कुलर लेयर। सर्कुलर लेयर के बाहर होती है लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, और एकदम बाहर होता है पेरिटोनियम। तो 5 लेयर से बनी होती है। तो सबसे अंदर का जो लेयर होता है जिसे हम कहते हैं म्यूकोसा, जहाँ से कि सिक्रीशन वगैरह होते रहते हैं, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। अगर किसी कारणवश गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ जाए, स्टमक का मीडियम काफ़ी एसिडिक हो जाए, उस समय क्या होता है कि स्टमक की दीवार पर एक तरह से एक छाला पड़ जाता है। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है छाला। ये छाला पड़ जाता है स्टमक की दीवार में, एक तरह का घाव होने लगता है। इसी को कहते हैं पेप्टिक अल्सर। जब स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम बहुत ज़्यादा हो जाए, या और भी बहुत सारे कारण हैं पेप्टिक अल्सर होने का, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब स्टमक में छाला वगैरह पड़ जाए उसकी म्यूकोसा की दीवार पर, उसी को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर इसी तरह अगर आंत के अंदर छाला पड़ जाए तो उसे इंटेस्टाइनल अल्सर कहते हैं। डुओडिनम में पड़ जाए तो उसे डुओडिनल अल्सर कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन में हमने यही बताया है कि पेप्टिक अल्सर इज़ एन एबनॉर्मल एरिया ऑफ म्यूकोसा। म्यूकोसा वाली जो लेयर होती है स्टमक की, जो अंदर वाली लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है स्टमक की, जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं, उसमें एक एबनॉर्मलिटी आ जाती है। और ये एबनॉर्मलिटी क्यों आती है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेप्सिन एंजाइम, जिसका काम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिनका काम होता है, HCl का काम होता है कि जो भोजन के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जो आ जाते हैं उनको ख़त्म करना। तो जब पेप्सिन एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण गैस्ट्रिक जूस का जो कंटेंट है, जो उसका pH है बहुत ज़्यादा, वो एसिडिक बन जाए, पूरा का पूरा मीडियम एसिडिक हो जाए, और इस कारण जो स्टमक की अंदर की दीवार है म्यूकोसा, उस पर छाला पड़ जाए, तो उसी को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ओके, डेफिनेशन के बाद इसमें कुछ चीज़ें मैंने और जोड़ रखी हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ हेपेटिक अल्सर ऑकर्स आइदर इन द डुओडिनम और इन द स्टमक। जैसा मैंने बताया कि डुओडिनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। वो 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं? डुओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो स्टमक में तो अगर स्टमक में दिक्कत हो तो उसे हम जानते हैं, उसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। लेकिन अगर डुओडिनम में हो तो इसे डुओडिनल अल्सर भी कहते हैं। तो स्टमक में और डुओडिनम में ज़्यादा ये होता है। अल्सर में ऑल्सो ऑकर इन द लोअर इसोफेगस ड्यू टू रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। इसके पहले जो मैंने गाइस वीडियो लगा रखा था रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस, उसमें मैंने बताया था कि जब स्टमक का कंटेंट कार्डियक स्पिंचर कमज़ोर होने के कारण वो ऊपर इसोफेगस में चला जाए और वहाँ की दीवारों को, वहाँ की म्यूकोसा को वो ख़राब करे, वहाँ अगर घाव पैदा करे, अल्सर पैदा करे, तो उसे कहा जाता है इसोफेगल अल्सर। ये भी एक समस्या है। आगे है रेयरली इन सर्टेन एरियाज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कम होता है। तो ज़्यादातर कहाँ होता है? ज़्यादातर होता है डुओडिनल में, डुओडिनल अल्सर। स्टमक में होता है पेप्टिक अल्सर, और इसोफेगस में होता है इसोफेगल अल्सर। इंटेस्टाइन में बहुत कम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
पेप्टिक अल्सर कई बार प्राइमरली होता है, पहले पेप्टिक अल्सर की बीमारी होती है, बाद में दूसरी बीमारियां होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दूसरी बीमारियां होती है, बाद में पेप्टिक अल्सर की बीमारी होती है। तो पेप्टिक अल्सर प्राइमरली और सेकेंडरी दोनों तरह की स्थिति में पैदा होता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत समय से उसको दिक्कत है गैस्ट्राइटिस की, तो गैस्ट्राइटिस की दिक्कत है, प्राइमरली बीमारी जो गैस्ट्राइटिस है, तो सेकेंडरी बीमारी उसका हो सकता है पेप्टिक अल्सर। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ एबनॉर्मलिटीज लिखा हुआ है जो कि पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड है, जैसे एनोरेक्सिया। व्हाट इज एनोरेक्सिया? एनोरेक्सिया का अगर हम बात करें तो एनोरेक्सिया इज ए लॉस ऑफ एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब होता है भूख। जब लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख न लगे तो इसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया। दूसरा है हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस मीन्स वोमिटिंग ब्लड, जब खून की उल्टी हो, और वो खून की उल्टी लाल कलर का या कॉफ़ी के कलर का हो, वोमिटिंग ब्लड जब हो, तो उसे हम कहते हैं हेमेटोमेसिस। अगला है मलीना। मलीना होता है ब्लैक कलर स्टूल ड्यू टू अपर जीआई ब्लीडिंग। अपर जीआई ब्लीडिंग मतलब होता है, अपर मतलब ऊपर की तरफ, जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ब्लीडिंग का मतलब रक्तस्राव। जब ऊपर की तरफ आंत में रक्तस्राव हो, जब जब अपर जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो, तो उस कारण जो स्टूल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जो मल होता है वो काले रंग का होता है, इसे मलीना कहते हैं। इसके बाद ये भी एक चिन्ह है, एक सिम्टम है पेप्टिक अल्सर होने का। इसी तरह का है हेमेटोचेजिया। हेमेटोचेजिया क्या होता है गाइस? आप जानते हैं पासिंग ब्लड थ्रू रैक्टम। रैक्टम का जो एरिया होता है, जो कि हमें पता है लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, सीकम कोलन रैक्टम। रैक्टम के बाद एनल कैनाल होता है, वहाँ से स्टूल पास होता है। तो जब रैक्टम में से ब्लीडिंग हो, मेल चाहे फीमेल में, तो उस एरिया को, इस समस्या को कहते हैं हेमेटोचेजिया। और ये भी पेप्टिक अल्सर का ही एक कह सकते हैं। पेप्टिक अल्सर जब बहुत ही हाई ग्रेड में पहुंच जाए तब ये देखने को मिलता है। गैस्ट्राइटिस हमें पता है इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन से संबंधित है, ये भी एक समस्या है, एबनॉर्मलिटीज़ है जो पेप्टिक अल्सर के बाद होती है या इसके बाद पेप्टिक अल्सर होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया भी एक एबनॉर्मलिटी है, इसे हम कहते हैं डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, जब निगलने में दिक्कत हो उसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। इसके बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे कारण है डिस्फेजिया होने का। ट्यूमर अगर हो जाए, या जन्मजात कंजेनाइटल हो, या फिर जो एनाटमी है वो काफ़ी नैरो हो, पतला हो, ये और भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो होता है वो कई बार निगलने में जो दिक्कत होती है वहाँ पर, जैसा मैंने बताया, ट्यूमर हो या कैंसर हो, इस कारण डिस्फेजिया होता है। तो डिफ़िकल्टी ऑफ स्वेलिंग इज अ डिस्फेजिया। अगला है, आप देख सकते हैं डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या होती है? डिस्पेप्सिया का मतलब होता है एपिगैस्ट्रिक फुलनेस या डिस्कम्फर्ट इंडिकेशन। इसका सही तरीके से अगर हम इसको उसी तरीके से अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो डिस्पेप्सिया को हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज ए परसिस्टेंट और रिकरेंट पेन और डिस्कम्फर्ट इन द अपर एब्डामन। आई रिपीट अगेन, फिर से सुनिए, डिस्पेप्सिया को क्या कहते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट और रिकरेंट पेन और डिस्कम्फर्ट इन द अपर एब्डामन। जब लगातार पेट के ऊपरी हिस्से में, अपर एब्डामन में दर्द बना रहे, जो बिल्कुल परसिस्टेंट कर गया हो, जो रिकरेंट कर गया हो, जो कि लगातार दर्द बना है, इसे कहते हैं डिस्पेप्सिया। हार्ट बर्न क्या होता है? हार्ट बर्न का मतलब होता है कि एक तरह से छाती में जलन महसूस होती है, उसी को हार्ट बर्न कहा जाता है। ओके, छाती में जो जलन महसूस होती है उसे हार्ट बर्न कहते हैं। ये भी एबनॉर्मलिटी है, ये भी एक लक्षण है पेप्टिक अल्सर होने का। ओके, अब अगला हम बात करते हैं स्लाइड की। ये हमने जैसा आप लोगों को फिगर दिखा रखा है, आप फिगर देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप 1, टाइप 2, 3, 4 एंड 5। तो पहले टाइप में हम बात करें लेज़र कार्व। जब लेज़र कार्वेचर में भी, यहाँ पर देखिए लेज़र कार्वेचर में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी पेप्टिक अल्सर है। सेकंड टाइप में आप देख रहे हैं जबकि कंबाइंड है, गैस्ट्रिक और डुओडेनल दोनों जगह पर यहाँ पर पेप्टिक अल्सर है। जब तीसरा आप देख सकते हैं गाइस टाइप 3, इसे कहते हैं प्री पाइलोरिक, ये पाइलोरिक के हिस्से में। चौथा है टाइप 4, जिसे हम कहते हैं
जस्टो इसोफेगल मतलब जस्ट इसोफेगल, जहाँ इसोफेगस और स्टमक मिलते हैं उस जंक्शन कार्डियक स्पिंजर पास भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पांचवा है जब ड्रग रिलेटेड हो, बहुत ज़्यादा दवा खाने से ये पांचवा जगह पर हो सकता है पेप्टिक अल्सर। एटियोलॉजी कारण क्या है पेप्टिक अल्सर होने का? पहला स्ट्रेस, जब इमोशनल स्ट्रेस हो, किसी की घर में मृत्यु हो गई हो, उस कारण लोग बहुत दुखी हैं, ज़्यादा दुखी होने के कारण भी, स्ट्रेस के कारण भी हो जाता है पेप्टिक अल्सर, मतलब कि छाले पड़ जाते हैं स्टमक के अंदर या डुओडिनम के अंदर या कई बार इसोफेगस के अंदर। दूसरा है ट्रोमा। ट्रोमा मतलब जब कभी चोट वगैरह लग जाए, सर्जिकल जब ऑपरेशन वगैरह हो जाए उसके कारण भी, पेट की गर्मी के कारण भी हो जाता है पेप्टिक अल्सर। हरी वरी एंड करी। हरी का मतलब होता है हर काम जल्दी जल्दी करना, जो लोग बहुत काम जल्दी जल्दी करते हैं हर काम को, उनको भी कई बार पेप्टिक अल्सर की शिकायत हो जाती है। वरी हमेशा दुखी रहने वाले लोगों को भी अल्सर होता है, मतलब उनके पेट में, स्टमक में जो अंदर की दीवार है, इनर मोस्ट दीवार है म्यूकोसा, उसमें छाले पड़ जाते हैं। वरी जो लोग बहुत दुखी होते हैं। करी जो लोग बहुत मिर्च मसाला खाते हैं उनको भी ये कारण हो जाता है। स्मोकिंग धूम्रपान करना, अल्कोहल मदिरा पान करना, डाइट जो जो लोग बहुत ज़्यादा तला मिर्चा मसाला, स्पाइसी भोजन, साल्टी भोजन, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार और नमक वाला भोजन करते हैं, उनको भी ये पेप्टिक अल्सर हो जाता है। हाइपर कैल्सीमिया, जब कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, तब भी पेप्टिक अल्सर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक्सेसिव गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जब गैस्ट्रिक सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो। एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक, जब स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। जेनेटिक फैक्टर भी जिम्मेदार हैं पेप्टिक अल्सर होने का। और नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं, उनका भी बहुत समय तक सेवन करने से भी पेप्टिक अल्सर होता है। इंजुरी और डेथ ऑफ म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल, ये भी एक कारण है। इन्फेक्शन विद बैक्टीरियल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये याद रखिए गाइस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये क्या काम करता है कि ये जो म्यूकस की दीवार होती है, जो प्रोटेक्टिव दीवार होती है, म्यूकस जो लेयर है, वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है एसिडिक मीडियम से स्टमक को बचाने के लिए। तो एसिडिक मीडियम से स्टमक को बचाने के लिए जो शील्ड की तरह काम करती है स्टमक की इनर मोस्ट म्यूकस लेयर, उसको डिस्टर्ब करने, खराब करने का काम, इन्फेक्शन करने का काम करता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। इस कारण भी पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 4 तरीके के होते हैं अल्सर। स्टमक में पाया जाता है अल्सर, डुओडेनम में, इसोफेगस में। एक है मर्कल्स डाइवर्टिकुलम। अब ये मर्कल्स डाइवर्टिकुलम क्या होता है, ये प्रश्न उठता है कि व्हाट इज मर्कल डाइवर्टिकुलम। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर ये क्या, ये होता क्या है। तो ये कुछ नहीं होता, बस आप समझिए इसको इस तरह से कि मर्कल डाइवर्टिकुलम क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है, उस इंटेस्टाइन के दीवार से कई बार एक ब्रांच नुमा, एक छोटा सा बड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है, और जो कि इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा पेन फील कराता है, मीडियम पीएच चेंज कर देता है इंटेस्टाइन का। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ट्यूब की तरह एक पतला सा स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन की दीवारों में, आमतौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में निकलता है, दीवारों से निकल जाता है, वही होता है मर्कल डाइवर्टिकुलम। ये भी है, लेकिन ये भी इस कारण भी होता है अल्सर, ये भी एक अल्सर का ही प्रकार है। देखिए फिर से समझिए, स्टमक आपको पता है, स्टमक में पेप्टिक अल्सर हो जाता है, डुओडेनम में डुओडेनल अल्सर होता है, इसोफेगस में इसोफेगल अल्सर होता है। एक यहाँ पर है मैकल्स डाइवर्टिकुलम। ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार से एक बड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है, वो भी क्या करता है, वो भी एक तरह का अल्सर ही है, जो कि मीडियम को इंटेस्टाइन के चेंज कर देता है। हालांकि ये बहुत ही रेयर है। ओके, आगे हम बात करते हैं सिम्टम्स। पेप्टिक अल्सर के सिम्टम क्या हैं, कारण क्या है। पेप्टिक अल्सर के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं जैसे कि एबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट।
सॉरी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे सपोज दैट किसी फीमेल को प्रेगनेंसी थी और उसकी डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी जो उसकी हुई है वो LSCS हुआ है। LSCS मतलब सिजेरियन हुआ है, पेट चीर कर डिलीवरी की गई है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। तो ऐसी फीमेल में क्या करते हैं कि उनको पेप्टिक अल्सर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब कभी भी सर्जरी वगैरह होती है तो सर्जरी होने के बाद दवाओं के कारण और उस सर्जरी के कारण और उसके बाद जो बॉडी की नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है उसमें डिस्टरबेंस के कारण अल्सर वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बहुत ही जनरल चीज़ है। अगला है पेन और नोज़िया। तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट अगर हो तो ये भी एक सिम्टम होता है पेप्टिक अल्सर का। इसी तरह पेन और नोज़िया भी एक लक्षण है। किसी को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। नोज़िया मतलब किसी को उल्टी की तरह महसूस होना, वोमिट फील करना, ये भी एक सिम्टम है। वाटर ब्रश, व्हाट इज वाटर ब्रश? वाटर ब्रश का मतलब होता है रिगर्जिटेशन ऑफ एन एक्सेसिव। वाटर ब्रश क्या होता है ये मैं बता रहा था गाइस। वाटर ब्रश का मतलब ये होता है कि रिगर्जिटेशन ऑफ एन एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस ऑफ्टन विथ सम एसिड मटेरियल फ्रॉम द स्टमक। कहने का मतलब ये है कि जब किसी ने खाना खाया और वो खाना खाने के बाद रिगर्जिटेशन हुआ, रिगर्जिटेशन का मतलब होता है बैकफ्लो हो गया, और बैकफ्लो होने के बाद जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है कि हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में सलाइवा होता है, खाना होता है, वो दोनों इसोफेगस से पेट में जाते हैं, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति ने खाना खाया और वो उसके पेट में गया, और पेट में जाने के बाद क्या होता है, उस खाने का बैकफ्लो फिर से रिफ्लेक्स ओसोफेजाइटिस बीमारी के कारण उसका बैकफ्लो वापस हो जाता है इसोफेगस में, और साथ ही साथ जो मुंह का सलाइवा है वो जाकर इसोफेगस में ही जमा होने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं वाटर ब्रश। और वाटर ब्रश वाली जब स्थिति होती है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर पेप्टिक अल्सर की संभावना है। लॉस ऑफ एपिटाइट हम बात कर चुके हैं, जब भूख नहीं लगती है तो ये भी अल्सर का एक कारण है। वेट लॉस होना भी कारण है, और हेमेटोमेसिस के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मीन्स जब पेप्टिक अल्सर का लक्षण पेप्टिक अल्सर का लक्षण बॉडी के विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। जैसे एपिसोड ऑफ रेमिशन एंड एक्सर्बेशन, ठीक है। एक्सर्बेशन और रेमिशन, यहाँ दो वर्ड है। रेमिशंस को हिंदी में हम समझ लेते हैं स्थिर, शांत, और एक्सर्बेशन का मतलब हम समझ लेते हैं तेज होना। जब दर्द जो है हमेशा धीमा और तेज हो, ये एक तरीके का मैनिफेस्टेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर है। अपर एब्डामन पेन, जब हमेशा अपर एब्डामन एरिया में पेन, दर्द होता है, जब पॉसिबिलिटी है जीआई ब्लीडिंग की, परफोरेशन की, ऑब्स्ट्रक्शन की, ये सब मैनिफेस्टेशन के अंतर्गत आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं पेप्टिक अल्सर के? पहला तो है कि जिस व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर, देखिए दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। एक वो होते हैं जिनको की बीमारी होती है क्रोनिक, अचानक, और वो ठीक हो जाती है। दूसरे वो हैं जो उनकी बीमारी होती है, ठीक हो जाती है, फिर होती है, फिर ठीक होती है। कहने का मतलब है बार बार उनको वो जो बीमारी है बार बार रिकरेंस करती है, बार बार फिर से उत्पन्न होती है और फिर ठीक हो जाती है, फिर अगले साल फिर होगी, फिर ठीक हो जाएगा। वो बीमारी उनकी क्रोनिक हो जाती है, हर साल होती है, हर साल ठीक होती है, वो रिकरेंस बार बार करती है, और दर्द भी कई बार बिल्कुल परसिस्ट कर जाता है। तो जो पेप्टिक अल्सर के कॉम्प्लिकेशन है वो ये हैं कि जिनकी क्रोनिक दिक्कत है, जिनको बड़े लंबे समय तक पेप्टिक अल्सर का हिस्ट्री रहा है, उनके अंदर कई बार क्या होता है कि बहुत ही ज़बरदस्त जीआई ब्लीडिंग की संभावना होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की संभावना होती है, और जिस कारण उनकी मौत भी हो सकती है। ये कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा, कैंसर वगैरह होने की भी संभावना है। जिनको बड़े लंबे समय तक पेप्टिक अल्सर बराबर बना है, कभी डुओडिनम में, कभी इसोफेगस में, कभी स्टमक में, और रेयरली है लेकिन ये भी होता है कभी कभी इंटेस्टाइन में होता है।
जैसा मैंने बताया मैकल्स डायवर्टिकुलम जो है बहुत ही रेयर है, लेकिन वो भी कई बार देखने को मिलता है। तो जिनका बार बार ये सारी दिक्कतें होती हैं, बार बार स्मॉल इंटेस्टाइन के अंगों में, स्टमक में बार बार पेप्टिक अल्सर हो रहा है, तो वो भी कैंसर की संभावनाएं वो आगे चलकर हो सकती हैं। ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा परफोरेशन है। स्टमक क्या जब स्टमक की दीवार में या इंटेस्टाइन की दीवार में या डुओडेनम में स्पेशली या फिर ईसोफेगस में पेप्टिक अल्सर हो जाए और वो बहुत ही गहरा हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, परफोरेशन हो जाता है, मतलब वहाँ की दीवार में होल हो जाएगा, छेद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है परफोरेशन होल इन द वॉल। अगला है पेनिट्रेशन। वही पेनिट्रेशन का मतलब है एक तरह से दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाना, जहाँ पर ये हुआ है। हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं किसी को पेप्टिक अल्सर है? पहला तो हम एक्सरे कराते हैं, दूसरा उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्या स्थिति है ब्लड टेस्ट करने से। यूरिन टेस्ट कराते हैं। यूरिन में दो तरीके का टेस्ट होता है, एक होता है यूरिन आरएम। आरएम का मतलब होता है रैंडमली, उसमें हमें एसिडिक मीडियम कितना है यूरिन का ये देखते हैं, और उसमें पस सेल कितनी है, एपिथेलियल सेल कितनी है, आरबीसीज कितनी आ रही हैं, एल्बुमिन ग्लोबुलिन कितना है, ये सारी चीज़ें हम यूरिन आरएम में देखते हैं। दूसरा होता है कल्चर। कल्चर से हम ये पता करते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं है, क्योंकि कई बार लंबे समय तक पेप्टिक अल्सर होने से ये संक्रमण को बॉडी में बढ़ावा देता है, बॉडी के अन्य दूसरे अंगों में संक्रमण को भी ये बढ़ावा देता है, क्योंकि पूरी की पूरी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होने लगती है। तीसरा है चौथा है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट का मतलब ये है कि अगर किसी को लंबे समय तक पेप्टिक अल्सर है, तो पेप्टिक अल्सर से क्या होता है, अपर जीआई ब्लीडिंग होती है, पेट में ऊपर की तरफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, और जब ब्लीडिंग होगी जब, तो जो ब्लड पेट में आंत में जब ब्लड का स्राव होता है, रक्त स्राव होता है, तो वो जब स्टूल पास करता है वो व्यक्ति, तो स्टूल का कलर ब्लैक हो जाता है। तो इसलिए स्टूल टेस्ट कराया जाता है। एंडोस्कोपी का मतलब होता है दूरबीन विधि से मुंह से इसोफेगस द्वारा स्टमक तक का और इंटेस्टाइन तक का पूरा जांच किया जाता है दूरबीन विधि द्वारा, इसे कहते हैं एंडोस्कोपी। और एंडोस्कोपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस में, जब पेप्टिक अल्सर लंबे समय से बना रहे तब, क्योंकि इसी से हम पता करते हैं कि अंदर कहीं कैंसर वगैरह तो नहीं है, या फिर अंदर कहीं किसी तरह का और परफोरेशन या ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, या किसी तरह का पेनिट्रेशन तो नहीं है, ये सब हम देखते हैं। ड्रग्स ऑफ ट्रीटमेंट, क्या क्या दवाएं देनी चाहिए अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है? पहला है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हम इसलिए देते हैं कि मान लीजिए कि हेलिको, जैसा कि मैंने बताया है, एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। वह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या करता है, वो म्यूकस लेयर को कमज़ोर करता है और इस कारण से इन्फेक्शन करता है। इस तरीके से वो इन्फेक्शन पैदा करता है स्टमक के अंदर, और जिससे पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण यदि इन्फेक्शन हुआ है, पेप्टिक अल्सर हुआ है, तब हम एंटीबायोटिक देंगे। और एंटीबायोटिक कौन से देंगे? एमोक्सिलिन देंगे या फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन देंगे। ये बड़ा अच्छा एंटीबायोटिक है जो इसमें काम करता है। एंटासिड मतलब समझ लीजिए कि एसिडिटी को कम करने की दवा होती है। हम इसमें देते हैं एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो अब आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है। आमतौर पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही दिया जाता है। इसी तरह हम एंटागोनिस्ट में भी दवाएं देते हैं, जैसे कि गैस की दवाएं हैं, रेनिटिडीन है या फिर सिमेटिडीन है। ये रेनिटिडीन, सिमेटिडीन ये एंटागोनिस्ट वगैरह में आती हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की दवाएं भी इसमें दी जाती हैं, जैसे ओमिप्राजोल, रिपेप्राजोल, पेंटाप्राजोल। और म्यूकोडल, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग की गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर म्यूकोडल नहीं है, ये है म्यूकोसल, MUCOSAL, एस की जगह डी लिख गया है, सॉरी। म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट, कुछ जो स्टमक की इनर मोस्ट दीवार है म्यूकोसा, जिसमें कि क्षति होने से पेप्टिक अल्सर बन गया है, उसकी दीवार को ठंडा करना, उसकी दीवार को फिर से उसको हीलिंग करना, उसको फिर से सही करना, इसको उस एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह म्यूकस फिर से काम करे, म्यूकोसा लेयर फिर से काम करे। इस तरीके से उसको उसकी क्रिया विधि को बढ़ाने के लिए म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट हम देते हैं।
म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट क्या करता है, स्टमक की इनर मोस्ट जो म्यूकोसा लेयर है उसको क्या करता है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको स्वस्थ करता है, जिससे कि पेप्टिक अल्सर ना हो। तो म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट में हम देते हैं बिस्मथ सुक्राल्फेट। आई रिपीट, बिस्मथ सुक्राल्फेट। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, रिलीव पेन एंड डिस्कम्फर्ट। जो डिस्कम्फर्ट है, जो कष्ट है और जो पेन है, दर्द है, उससे हम क्या करते हैं, उस मरीज को मुक्त करते हैं। एक्सेलरेट हीलिंग, हीलिंग को जो सुधार है उसको बढ़ावा देते हैं। प्रिवेंट रिकरेंस एंड कॉम्प्लिकेशन, रिकरेंस मतलब फिर से बीमारी न हो जाए और फिर से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, माने छोटी बीमारी बड़ी बीमारी ना बन जाए, वो कैंसर ना बन जाए, वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से मौत ना हो जाए, ये सब चीज़ें ना हो, इससे हम प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंट करते हैं मतलब बचाव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है पेप्टिक अल्सर का। थैंक यू गाइस, थैंक्स।